नमस्कार दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि असम के अंदर हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए इनके द्वारा एक नया तरीका खोजा गया है। नया तरीका यह है कि अब से असम के अंदर 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। इनके द्वारा कहा गया कि भारत में हो रही घुसपैठ में सबसे ज्यादा रोल अगर कोई निभाता है तो वो है आधार कार्ड। मैं आप सभी को बता दूं, अगर भारत के अंदर कोई घुसपैठिया आता है तो वो सबसे पहले रोजगार की तलाश में ही आएगा, और अगर उसे भारत के अंदर रोजगार चाहिए तो वो सबसे पहले जरूरी 3 कागजात बनवाता है। पहला आधार कार्ड, दूसरा राशन कार्ड और तीसरा बनवाता है मनरेगा कार्ड, जिसे जॉब कार्ड भी कहा जाता है। तो आधार कार्ड नहीं होगा तो 2 और डॉक्यूमेंट भी नहीं बनेंगे। तो आइए जानते हैं असम के अंदर इन दिनों क्या चल रहा है और घुसपैठियों की सफाई के लिए असम सरकार किस प्रकार के अभियान चला रही है, क्योंकि 100 बड़े संगठन भी अभी हाल फिलहाल असम के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिससे कई ज्यादा मात्रा में बांग्लादेशी, म्यांमार के व्यक्ति, नेपाल के व्यक्ति, अफगानिस्तान, इवन इंग्लैंड के व्यक्तियों को भी यहां से भेजा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, असम के मुख्यमंत्री के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि अवैध प्रवासियों की नागरिकता को रोकने के लिए हमने एक नए प्रकार का फैसला लिया है। फैसला कहाँ लिया गया है? तो कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई गई थी 22 अगस्त को, यानी कि आज के दिन एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में यह तय हुआ कि आने वाले 1 अक्टूबर 2025 तक अगर किसी व्यक्ति को आधार कार्ड बनवाना है तो वो बनवा सकता है। फिर उसके बाद किसी प्रकार के नए आधार कार्ड नहीं बनेंगे। नए मतलब जो व्यक्ति असम के निवासी हैं और नए बच्चों का जन्म हो रहा है उनका तो बनेगा, पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों का नहीं बनेगा जिसकी उम्र 18 साल प्लस निकलेगी। अब आप बोलोगे कि 1 अक्टूबर तक की छूट है तो इसमें बनवा लेंगे। इसमें भी असम के मुख्यमंत्री ने एक नए प्रकार का गेम कर दिया है। क्या बोला है कि 1 अक्टूबर तक केवल उन व्यक्तियों को छूट है जो असम के निवासी हैं, मूल निवासी का कार्ड उनके पास में है। दूसरा, वो केवल 3 जातियों से आते हो, यानी कि ST SC से, इसके अलावा चाय के बागान में काम करने वाली कम्युनिटी से आते हो। केवल 3 वर्गों के ही आधार कार्ड असम के अंदर 96% बने हुए हैं, यानी कि 4% आज भी आधार कार्ड इनके नहीं बने हैं। तो इन्हीं के लिए आने वाले 1 अक्टूबर 2025 तक छूट है, नहीं तो बाद में कोई छूट नहीं मिलने वाली है। अब इसके अलावा अवैध घुसपैठिए सोचते होंगे कि हम आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, तो 2 तरीके यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। 2 तरीके क्या हैं? केवल विशेष मामले में आधार कार्ड जारी होगा। कैसे? असम में कुछ खास वर्गों को छोड़कर, यानी कि ST SC और चाय के बागान में काम करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर अगर किसी व्यक्ति को और भी आधार कार्ड बनवाने का मन आ गया है तो वो कहाँ पहुंच जाए? डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाए, वहीं से आपका आधार कार्ड बनेगा। तो अगर आप किसी प्रकार का काम ढूंढते हुए असम के अंदर पहुंच गए हो और असम की नागरिकता अगर प्राप्त करने का मन में आ चुका है तो पहले कहां चले जाना? डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस चले जाना। दूसरा, असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अवैध विदेशी असम में आकर आधार कार्ड न बनवा सके, इसी वजह से हमने इस प्रकार का फैसला लिया है। हमने लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस सीमा पार भेजने का काम किया है और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अवैध विदेशी असम में आकर आधार कार्ड ना बनवा सके, खुद को भारतीय नागरिक साबित ना कर सके। इसीलिए हमने पूरी तरीके से रास्ते बंद करने का फैसला अभी हाल फिलहाल ले लिया है, क्योंकि ऐसा करने के पीछे का भी रीजन है। अब रीजन क्या है, इस रीजन को आप सुनिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि सितंबर 2024 की एक बात मैं आपको बताता हूं, उस समय NRC को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। कोशिश कैसे की गई थी? क्योंकि असम के अंदर टोटल है 33 जिले और 33 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जहां के आधार कार्ड धारकों की संख्या वहां पे रहने वाले लोगों से भी कई गुना निकली। यानी कि अगर 100% लोग वहां पर निवास करते हैं तो 103% से भी ज्यादा लोगों का आधार कार्ड यहां पर बना हुआ था। और अब मैं आपको बता देती हूं कि असम के
वो 4 जिले कौन कौन से थे। असम के 4 जिलों की हम बात करें तो पहला आता है धुबरी, और धुबरी आना स्वाभाविक है क्योंकि आप सभी जानते हैं धुबरी की सीमा सीधी कनेक्ट होती है बांग्लादेश के साथ में। धुबरी के अलावा अगर दूसरे जिले की मैं बात करूं तो बारपेटा, तीसरा जिला आता है मारीगांव और चौथा आता है नागांव। तो ये ऐसे 4 जिले हैं जहां पर ज्यादातर जो जनसंख्या है वो बंगाली मुसलमान, हम कह सकते हैं बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान यहां पर पाए गए, और इन्होंने बुरी तरीके से यहां पर आधार कार्ड बनवाने की भी कोशिश करी और एनआरसी को भी बहुत हिला के रख डाला था। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात थी, इस वजह से ऐसा फैसला शायद लिया गया। अब हम जानते हैं यहाँ पर एक और नई खबर जो इनके द्वारा दी गई है। क्या कहा है, असम में आ रहे अजीबोगरीब लोग। अजीबोगरीब किस टाइप से आ रहे हैं भाई समझिए जरा। अजीबोगरीब लोग सीमा पार करने पर होंगे गिरफ्तार, यानी कि अगर अब असम की बॉर्डर पर कोई व्यक्ति बांग्लादेशी नजर आ गया तो उसको सीधा क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या फिर लात मार के वापस उस तरफ फेंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं जरा सुनिए। हम किसी कट्टरपंथी गतिविधि या संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह केरल, मुंबई या दिल्ली से ही क्यों न हो। समझे आप इस बात को, यानी कि असम का रोजगार केवल असम के लोगों को मिलेगा, चाहे आप किसी और स्टेट से भी आ रहे हैं आपको नहीं मिलेगा। दूसरे देशों का तो आप भूल ही जाइए। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि लगातार घुसपैठ यहाँ पर बढ़ रही है और घुसपैठ को रोकने के लिए हमें नए प्रकार के तरीके खोजने होंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में असम का एक बार फिर से असम समझौता हुआ था उस समय के आसपास का हाल हो जाएगा। अब ये असम समझौता क्या है इसके बारे में भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि असम में घुसपैठ इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि एक टाइम यानी कि 1979 से लेकर 1985 के बीच में इतनी ज्यादा घुसपैठ असम के अंदर बढ़ गई थी, जिसकी वजह से असम के लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो सड़कों पर उतर आए। और आज भी कहीं ना कहीं लोगों की वजह से ऐसी कंडीशन है, क्योंकि असम के अंदर देखा जाए तो 3.8 करोड़ लोग निवास करते हैं। आज मान सकते हैं 4 करोड़ के आसपास लोग होंगे, और उनमें से अगर हम घुसपैठियों की बात करें तो इनकी जनसंख्या काफी है, लाखों की मात्रा में है, यानी कि 50 से 70 लाख के आसपास आप मान सकते हैं इतनी संख्या में ये निवास करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको असम समझौते के बारे में बता दूं, क्योंकि उसके हालात से रिलेटेड असम के मुख्यमंत्री ने बात करी है। असम समझौता क्या है, 1979 से 1985 के बीच में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा घुसपैठिए असम के अंदर आ गए थे। उसके पीछे का रीजन है बांग्लादेश के साथ में सीधा बॉर्डर साझा करना, 1971 में बांग्लादेश का बनना, और बांग्लादेश बनने के साथ ही कई सारे व्यक्तियों का भारत के अंदर आ जाना, रोजगार प्राप्त करने के चक्कर में हो या कोई और क्षेत्र से। तो क्या करते हैं, सीधा भारत के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से असम में रहने की संख्या तो कम है और जनसंख्या वहां की बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। और इतना ज्यादा यहाँ का संतुलन बिगड़ा जिसकी वजह से असम की जनता सड़कों पर उतर आई। और इसका मेन लीडर कौन बना, इसका मेन लीडर बना AAUS, यानी कि ऑल असम यूनियन स्टूडेंट जो है, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। और नेतृत्व ऐसा किया गया कि कुछ भी हो जाए पर असम के अंदर हम अवैध रूप से आ रहे प्रवासियों को नहीं रहने देंगे, जिसके लिए इन्होंने असम सरकार तक को परेशान कर दिया था। और इसी के चलते असम सरकार ने समस्या का समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार से बात करी। केंद्र सरकार भी अपनी बातों पर राजी हुई, और फिर क्या हुआ, यहाँ पर यानी कि AAU यानी कि ऑल असम यूनियन स्टूडेंट, इनके साथ में केंद्र सरकार और इसके साथ में असम सरकार, यानी कि तीनों के द्वारा मिलकर एक नए प्रकार का समझौता किया गया, जिसे आज क्या कहा जाता है, असम समझौते के नाम से जाना जाता है। और यह असम समझौता लगभग कंप्लीट हो गया था, कब, 1985 के अंदर कंप्लीट हो चुका था। अब असम समझौता होने के साथ ही इन व्यक्तियों के द्वारा कहा गया कि समझौता आप कर रहे हो जिसमें आपकी बातें तो हम मानेंगे, पर पहले आप जरा हमारी बात सुन लो। बात क्या थी, असम के अंदर आ रहे अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारे द्वारा ऐसा सारा कारनामा किया गया, यानी कि इस प्रकार की रैलियां निकाली गई। उसमें कई बार जो है हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई और कई सारे हमारे आंदोलन कार्यकर्ता जो थे उनकी मौत भी हो चुकी है। तो उन्हें आप मुआवजा देने की घोषणा करें। दूसरा, जिन व्यक्तियों के ऊपर किसी न किसी प्रकार के आरोप लगा के आपने गिरफ्तार किए हैं, उन्हें भी आप यहां से आजाद कर दे, इस बात को रखा गया। असम समझौते के अंदर क्या तय हुआ था, केंद्र सरकार, असम सरकार और AAUS के बीच में एक बात तय हुई। क्या बात तय हुई थी,
यानी कि 1966 से लेकर 1971 तक, 25 मार्च 1971 से पहले पहले व्यक्ति अगर कोई असम के अंदर आके बसा है तो भारत सरकार उन्हें कोई ना कोई शर्त पे क्या करेगी, नागरिकता दे देगी। पर अगर कोई व्यक्ति 1971 के बाद आया है, यानी कि बांग्लादेश के बनने के बाद अगर भारत के अंदर आ रहा है, तो वो किसी प्रकार से ना तो असम का नागरिक कहलाएगा ना भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये फैसला किया गया और इसमें कई सारे व्यक्ति जो है राजी हो गए थे। इसके साथ ही यहाँ पर यूएस यानी कि ऑल असम यूनियन स्टूडेंट ने कहा कि अगर आप वाकई में असम की सुरक्षा करना चाहते हैं घुसपैठियों से, तो आपको सबसे पहले बॉर्डर वाले इलाके में फेंसिंग करानी होगी, यानी कि एक दीवार बनानी होगी, कांटे वाले तार लगाने होंगे और सुरक्षा के लिए आपको यहाँ पर 24 घंटे के लिए बीएसएफ को भी तैनात करना होगा। सारी बातों को मान ली जाती है और इसके साथ ही धारा 6A का भी जिक्र होता है, जो कि सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A के अकॉर्डिंग आती है, जिसमें भारतीय नागरिकता तो मिलती है, पर इसमें असम के लोगों के द्वारा कहा गया कि हम हमारी यहाँ की संस्कृति की सुरक्षा करेंगे, हम हमारी भाषा की सुरक्षा भी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए उस समय लाखों की संख्या में वहां पर घुस आए थे और आज भी हैं कहीं ना कहीं। ये सबसे ज्यादा घुसपैठिए कहां से आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है असम का मैप और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि असम की सीमा यहाँ पर लगती है बांग्लादेश के श्रीरंगपुर से, और इधर की हम बात करें तो ये सीमा लग रही है, यहाँ पर सीमा टच होती है। यानी कि असम के अगर हम जिलों की बात करें तो नागर और सोनाई जिला जो है सीधा सीधा टच होता है बांग्लादेश से। और आज भी अगर आप असम के बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा देखना चाहेंगे तो आपको सबसे ज्यादा धुबरी के अंदर देखने को मिलेंगे और सोनाई नागर वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे। और बाकी इससे पहले नागांव से रिलेटेड मैंने जो बात करी थी, वहां पे भी आपको कई सारे घुसपैठिए देखने को मिल जाएंगे। जब असम के अंदर एनआरसी लागू की जा रही थी तो उस समय तकरीबन असम के 3.3 करोड़ लोगों के द्वारा आवेदन किया गया था। और आप जरा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि 3.3 करोड़ लोगों का जब आवेदन एनआरसी के अधिकारियों के पास में पहुंचा तो उनमें से 19 लाख लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। यानी कि सीधे तरीके से यहाँ पर साबित होता है कि वो ना तो भारतीय थे ना फिर असम के निवासी थे। तो क्या उन लोगों को अभी तक निकाला गया है या नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात है। 19 लाख लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया गया था। असम की टोटल जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर हम एक आंकड़े पर चले तो अभी तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा वहां की जनसंख्या है। उसमें अगर हम गांव की बात करें तो गांव में 72% लोग निवास करते हैं और शहर में करते हैं 28% के आसपास। अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, मुझे उसका जवाब दीजिएगा कि अगर असम के अंदर कोई व्यक्ति निवास करता है तो उसे कौन सी लैंग्वेज बेसिकली आनी चाहिए। आप सभी का जवाब होगा असमिया लैंग्वेज। अगर आप गुजरात में रह रहे हैं तो गुजराती ही होंगे, अगर बाहर से कोई जाके काम कर रहा है तो आप उसे आसानी से पहचान लोगे। तो असम के अंदर क्या है, असमिया लैंग्वेज ही बोली जानी चाहिए। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी लैंग्वेज असम की बोली जाती है उतनी ही ज्यादा वहां पर बंगाली भी बोली जाती है। हम मान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भी पास लग रहा है, हम मान सकते हैं बांग्लादेश भी पास में लगता है, पर असमिया लैंग्वेज के आसपास टक्कर में अगर कोई लैंग्वेज चल रही है तो वो है बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज। बोडो लैंग्वेज की हम बात करें तो वो 5% है और अन्य भाषाएं हिंदी और पंजाबी भाषा की हम बात करें तो तकरीबन 18% के आसपास बोली जाती है। तो ये भी एक सोचने वाली है। अच्छा, आपके मन में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि एनआरसी क्या होता है। वैसे मैंने कई बार बताया है, पर मैं आपको सीधी सी लैंग्वेज में बता दूं, एनआरसी का सीधा सा अर्थ होता है आपको यह प्रमाण देना होता है कि आप भारत के मूल निवासी हो और भारत के कौन से राज्य के आप मूल निवासी हो, वो एनआरसी के अंदर आपको साबित करना होता है। और साबित करने के लिए या तो आपके कोई जमीनी दस्तावेज होने चाहिए, आपके आधार कार्ड होने चाहिए, मूल निवासी होने चाहिए या कोई अदर डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके आधार पर आप इस बात को प्रूव कर पाए कि आप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि भारत के हैं, है ना। तो ये होता है एक तरीके से एनआरसी। दूसरा, अवैध प्रवासियों का यह आंकड़ा आप जरूर से सुनिएगा, क्योंकि असम के अंदर 100 से भी ज्यादा बड़े संगठन इन दिनों काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में इसी साल यानी कि जनवरी से लेकर अब तक के लिए 97,714 मामलों को लंबित करते हुए विदेशियों को बाहर फेंकने का काम किया है। और इन 100 संगठनों पे कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है असम को भी और पूरे देश को भी, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो है दूसरे लोगों का रोजगार छीन के व्यक्ति काम कर रहे होंगे।
जो कि 97,714 लोगों को असम से बाहर फेंक दिया गया है। असम अभी कितने संगठन हैं? 100 संगठन एक्टिव हैं। उसके साथ ही 2017 से 2022 तक की बात करें तो 14,346 लोगों को बाहर भेजा गया था और इसके अंदर केवल बांग्लादेशी नहीं थे, कुछ नेपाल के व्यक्ति थे, कुछ म्यांमार के व्यक्ति थे, बांग्लादेशी भी थे और अफगानिस्तान के व्यक्ति भी थे। सभी प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर शामिल हैं। इसमें 31 अक्टूबर 2023 तक 3.34 लाख से अधिक मामले को निपटा दिया था, है ना। तो कई सारे जो है विदेशी लगातार जो है भारत में आके बस रहे हैं और इन्हें बाहर फेंकने के लिए नए नए प्रकार का काम किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री कई बार चर्चा में रहते हैं और कुछ दिन पहले ये चर्चा में इसीलिए आ गए थे, अभी 15 अगस्त को चर्चा में इसीलिए आए थे कि इन्होंने बोला था कि जो असम के मूल निवासी हैं, खासकर ऐसे इलाके से आते हैं जो कि स्थानीय निवासी आदिवासी इलाका है या फिर कमजोर तबका है, तो वहां पर मैं चाहता हूं कि उन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया करवा देना चाहिए और इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग भी सरकार देगी। इसमें क्या होगा? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि सरकार हथियार खरीदने में मदद नहीं कर रही है, बल्कि योग्य व्यक्ति को कानूनी रूप से हथियार रखने की अनुमति यानी कि लाइसेंस प्रदान कर रही है। इसमें मानसिक और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच, प्रशिक्षण और निरंतर निगरानी भी शामिल है। तो वो पूरी निगरानी और चेकिंग के बाद ही उन्हें जो है हथियार दिया जाएगा। और कुछ समय पहले इन्होंने कहा था कि असम के अंदर हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो सारे मुसलमान कौन हैं? तो वो बंगाली मुसलमान हैं, यानी कि बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान हैं। इनके द्वारा कई प्रकार की टिप्पणियां जो है कई बार चर्चा में आ जाती हैं और अभी एक और जो है इनके द्वारा टिप्पणी की गई थी मियां लैंड को लेकर। अब ये मियां लैंड क्या है? तो मियां को लेकर एक बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ शब्द है। मियां का सीधा सा अर्थ ये नहीं है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के प्रति यूज होने वाला शब्द है। मियां एक पारसी शब्द था जो कि एक बहुत ही प्राउड शब्द हम बोल सकते हैं, जो कि आज कहीं ना कहीं इनको प्राउड फील नहीं करवाता है। और मियां शब्द केवल और केवल बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के लिए यूज होने वाला एक शब्द बन के रह गया है। यह मियां व्यक्ति असम में ज्यादातर आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे निवास करते हुए दिखाई देंगे, जो कि आज से नहीं बसे हुए हैं, कई वर्षों से वो यहाँ पर निवास करते हैं और यहाँ पर वो क्या करते हैं? सब्जी वगैरह और बाजार में छोटा मोटा जो है काम करते हैं। जिसमें असम के मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि क्या कहा? असम ने एक रिपोर्ट में कहा था कि गुवाहाटी में मियां यानी कि बंगाली मुस्लिम सब्जी विक्रेता अधिक मुनाफा लेते हैं और असमिया विक्रेताओं की तुलना में अधिक कीमत वसूल करते हैं। उन्होंने असमिया युवकों को कारोबार में आगे आने और मियां विक्रेताओं को बाजार से हटाने के लिए आह्वान किया था और इस टिप्पणी को नफरतपूर्ण भाषण तरीके से देखा गया, जिसके बाद असम के अंदर ही उनके ऊपर कई प्रकार की कार्रवाई कर दी गई थी और उनके ऊपर जो है कई प्रकार की शिकायतें भी दर्ज की गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है ब्रह्मपुत्र रिवर और यही वाले क्षेत्र में है जो है ज्यादातर ये लोग निवास करते हैं। तो अब आप असम के मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जरूर से कुछ न कुछ लिखिएगा उनके बारे में और इसके साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आप भी जरूर से लिखिएगा। और हाँ, मैं आप सभी लोगों से एक बात यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और वो मेरे वीडियो देखते हैं और लगातार वो कई सारे कमेंट भी करते हैं। खासकर उनके कमेंट जो है बेटी लिखकर यहाँ पर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आज मैं आप सभी व्यक्तियों से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप कुछ और कमेंट करें ना करें, आज ये जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि आप कौन से राज्य से मेरे वीडियो देखते हैं और कौन से गांव से देखते हैं, ताकि मुझे पता चले। कोई मेरे आसपास के भी अगर कोई होंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मैं भी जरूर से बताऊंगी कि मैं कौन से राज्य से बिलोंग करती हूँ और बहुत सारी बात भी हम कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।